नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशंस। हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले वारंट पढ़ा था, नॉन बेलेबल वारंट। जब मुलजिम कोर्ट में पेश नहीं होता और भागने की कोशिश करता है तो नॉन बेलेबल वारंट, जिसको हमने स्टडी किया था अंडर सेक्शन 72 में, जिसमें हमने वारंट के प्रकार बेलेबल, नॉन बेलेबल और वारंट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन किया था। सर्च वारंट क्या होता है ये भी आपको बताया था। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, मंगाए जाए, ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में हमने आपको बताया था। अब हम आपको यहाँ बताते हैं प्रोक्लेमेशन फॉर अब्सकॉन्डिंग ऑफिसर, अब्सकॉन्डिंग पर्सन। देखिए ये इसलिए करनी जरूरी होती है, कई बार मुलजिम बड़ा शातिर होता है, वो जानबूझकर पुलिस के सामने पेश नहीं होता। तो एक प्रेशर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एप्लीकेशन, एक जब वो नॉन बेलेबल वारंट के ऊपर भी अरेस्ट नहीं होता है तो एक प्रोक्लेमेशन के लिए एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के लगाई जाती है। और जैसा आप उसकी इंक्वायरी करके या आप उसका जांच करके एविडेंस लेने के बाद में जैसा भी वो चीज़ समझें, जैसा भी वो प्रोसीजर कहें, या ये उनकी पावर है मजिस्ट्रेट साहब की, वो किस तरीके से कितना सेटिस्फाई होते हैं। हो सकता है एक ही बात पे सेटिस्फाई हो जाएँ, कोई इन्वेस्टिगेशन की जो कोई जाँच की ज़रूरत नहीं है एविडेंस लेने की, चाहे तो पूरी एविडेंस नहीं है, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। उनका मामला है ये, हमारा मामला नहीं है। तो श्रीमान जी, जब आईओ को लगता है कि मुलजिम भाग रहा है तो एज़ पर सेक्शन 84 वो एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाएगा। ये जो 84 मैंने आपको बताया, ये नया जो प्रोविजंस आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसकी प्रोविजंस पर बात चल रही है सारी की सारी। एप्लीकेशन लगाने के बाद वो जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। एप्लीकेशन जज साहब पढ़ने के बाद में अगर उन्हें लगता है कि ठीक है, तो किसी भी ऑफेंडर को एब्सकॉन्डिंग प्रोक्लेम कर देंगे, भगौड़ा करार दे देंगे। भगौड़ा करार कर देने की एक प्रक्रिया है। उसके अंदर एक एप्लीकेशन पर जब ऑर्डर किया जाए तो उस ऑर्डर में ये डेट लिखी जाएगी कि किस न्यायालय का नाम है, जिस न्यायालय का वो है, उसका थाना, किस सेक्शंस में है, उसके अंडर सेक्शन, और किस सेक्शन में है, कौन-सा केस है, उसकी सब डिटेल। उसमें फिर ये लिखा जाएगा कि भई तुम इस केस में वांछित हो और तुम्हारी कोर्ट में बहुत आवश्यकता है। इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में आपको जो है समय दिया जाता है। तारीख देखी जाएगी कि आप इस तारीख तक न्यायालय के अंदर पेश हो जाएँ, या संबंधित आईओ, जिसका भी अधिकतर तो न्यायालय के लिए ही होता है। तो उसकी 3 या 4 कॉपियों में वो बनता है। उसकी कॉपी एसएचओ के नाम मार्क कर दी जाती है, आईओ को मार्क कर दी जाती है। वो ऑर्डर कॉपी लेने के बाद में एसएचओ, आईओ जिसे भी मार्क करते हैं, वो व्यक्ति जाके उसकी एक कॉपी तो न्यायालय के बोर्ड, हर जिला न्यायालय में या तहसील न्यायालय में एक बोर्ड होता है जिसे नोटिस बोर्ड कहते हैं। एक तो उसकी कॉपी नोटिस बोर्ड पे चिपका कर देगा, और हर कोर्ट के बाहर भी वो नोटिस बोर्ड लगा होता है। जिस तरीके से पीछे बोर्ड लगा हुआ हर अदालत के बाहर, या डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो कोर्ट होती है उसमें एक बोर्ड होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जगह होता है। देखेंगे आप, आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देखेंगे उस बोर्ड पे एक कॉपी लगाएगा। ये मैंडेटरी है। उसके बाद जहाँ वो मुलजिम रहता है, उसके घर के दरवाजे पर एक कॉपी लगाएगा उस ऑर्डर की। और एक ऐसा स्थान जहाँ पर आम रास्ता हो, जहाँ पे लोग आते-जाते हों, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा वो। तो उसके अंदर फिर ये लिखा होगा कि 30 दिन के अंदर, इसके अंदर जिस दिन से ये जारी होता है, उस दिन से के उसके बाद से, क्योंकि जारी होने के बाद 2-4 दिन है, उसमें 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भई 30 दिन के अंदर, जारी होने की डेट से 30 दिन के अंदर आप फला जगह हाज़िर हो जाओ। वो मजिस्ट्रेट साहब की मर्ज़ी है, वो कहाँ लिखते हैं, कहाँ उचित समझते हैं, वो उसमें लिखेंगे।
तो ये प्रोविजन 82 84 सेक्शन में बताया गया है। मैं आपको एक बार जैसे प्रोविजन वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम तो नहीं, मेरा टॉपिक लंबा हो जाता है, नहीं तो खत्म नहीं होगा फिर। सेक्शन 84 बहुत जल्दी पढ़ता हूं। इफ एनी कोर्ट हैज रीजंस टू बिलीव ब्रैकेट वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, दैट इज एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued, तो वारंट इज ए प्री कंडीशन, पहले वारंट जरूर होना चाहिए आदमी का, उसका हैज बीन इशूड by it has absconded or is concealing himself, तो कंसील अपने को कर रहा हो, बचा रहा हो, आना रहा हो, so that such warrant कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और वारंट एग्जीक्यूशन होने में दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया। सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन, ये अखबार में भी छपाया जा सकता है, उस लोकल अखबार में जिस क्षेत्राधिकार के अंदर वो मुलजिम रहता है। रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एट ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। इट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज 30 डेज। अगर 30 डेज नहीं है, यहां लिखा द स्पेसिफिक टाइम नॉट लेस देन 30 डेज, इसमें तो डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, इट इज अ डायरेक्शन, इट इज अ मैंडेट फ्रॉम द साइड ऑफ लेजिस्लेचर एंड बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। तो क्या है, पहले वारंट इशू होना चाहिए इसका, वारंट होने के बाद में जैसा बता ही दिया हिंदी में, अब आपको दोबारा क्या रिपीट करूं, तो वारंट होना चाहिए, और इसको चाहे तो कोर्ट एविडेंस ले सकती है, बिना एविडेंस के भी काम कर सकती है, अगर उन्हें उचित लगता है, अर्जेंसी है तो इस तरीके का कर देगी, और 30 दिन का समय उसके अंदर जरूर दिया जाएगा, और इसका चाहे तो नोटिफिकेशन भी करा सकते हैं, और इसकी कॉपी वगैरह सब अखबारों में निकलवाई जाएगी, सब उसमें अखबार में भी निकलवाई जा सकती है, और 3 जगह जहां मैंने बताई है, और मैं आपको फिर भी पढ़ देता हूं, और पढ़ देता हूं, तो क्या है देखिए, The proclamation shall be published as follow. It shall be publicly read in some conspicuous places, मतलब पढ़ा जाएगा conspicuous places of the town or village in which such person ordinarily resides. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or to homestead in which such persons ordinarily reside, or to some conspicuous place of such town or village. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. A copy thereof shall be affixed of some conspicuous part of the courthouse. देखिए ऑप्शन मैंने क्या बताया, ये मैंने बता दिया था, आपको पढ़ के दिखाना पड़ा, ये तो वैसे आप पढ़ाया करो, थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे करो, या लेक्चर को सुनने के बाद में इस सेक्शन को पढ़ना, बहुत बड़ा सेक्शन है, फिर एक सेक्शन में मेरा टाइम खराब हो जाता है, फिर मैं आपको कुछ नहीं बता पाता हूं। तो ये जो है जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएंगी और वो उसके बाद भी मुजिम हाजिर नहीं होता है, तो 30 दिन के बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना दिया जाता है, तो घोषित कर दिया जाता है कि ये फरार है, ये सेक्शन इसका है। भैया ये जो मैंने बता दिया सेक्शन इसका 4 है, अब पढ़ूंगा तो फिर मेरा टाइम निकल जाएगा, फिर मैं आगे नहीं पढ़ा सकता आपको, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है लॉ करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा बारीकी के लिए लेक्चर सुनना जरूरी होता है, और बहुत लाइन बाय लाइन के लिए ये देखना है, कोड किताब को देखना जरूरी है। तो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि प्रोक्लेमेशन क्या है। अब ये प्रोक्लेम, अब कोर्ट जो है उस रिपोर्ट को कंसिडर करती है, जब 30 दिन के बाद वो रिपोर्ट लाई जाती है तो कोर्ट उस बयान पर बयान रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद कोर्ट के बाद एक अगला प्रोसेस स्टेप होता है, जहां उसको 85 की पूरी कार्रवाई होने के बाद में
84 की पूरी कार्रवाई होने के बाद में नया सेक्शन 85 कम इनटू फोर्स आता है। अब 85 सेक्शन क्या है, इसको समझें, बहुत अच्छा सेक्शन है। अब ये 30 दिन गुजरने के बाद में या तो कोर्ट सारे काम, दोनों काम एक साथ कर सकती है, अर्थात प्रोक्लेमेशन भी एक साथ कर सकती है और 85 भी एक साथ कर सकती है। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें मुलजिम को मौका दिया जाना चाहिए, उसकी आपत्ति सुननी चाहिए कि भाई किस कारण से वो नहीं आया। अब देखो, पहली स्थिति ये बताती है कि वो मुलजिम नहीं आया। अगर आता है तो पीछे वाली कार्रवाई बेकार हो जाएगी, आगे वाली चलेगी। लेकिन अब हमें तो प्रोसीजर बताना है आपको। अब वो व्यक्ति नहीं आता है, कोर्ट के सामने फिर सारी रिपोर्ट रखी जाएगी, सारा बताया जाएगा। कोर्ट ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के कुर्की के आदेश दे सकती है। द कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में for reasons to be recorded in writing, the court will pass an order in writing at any time after the issuing of the proclamation order, the attachment of any property, mobile, immobile, or both belonging to the proclaimed person. जो भी प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से संबंधित है वो सारी की सारी कुड़क कर ली जाएगी, अर्थात जब्त कर ली जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन ऑफ स्कॉन्डिंग, दिस इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 85 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Provided that where at the time of issuing the proclamation the court is satisfied that by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of the property, is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court. अब सीधी सी बात है कि ये आदेश ये देता है कि मोबाइल हो, इमोबाइल हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, इवन किसी पे कर्जा भी हो, उसको भी लेने का ये विधि बताता है। सारी विधि मैं इस समय बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा बाद। तो ये पुलिस उसे कुड़क करके ला सकती है, या वहां पे कुड़क करने के बाद में किसी की सुपुर्दगी में भी दे सकती है इस प्रॉपर्टी को, सारी की सारी को। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उस पर कब्जा ले सकती है, मूवेबल है तो कब्जा भी ले सकती है, और मूवेबल है तो थाने में उठा के ले आएगी। और अगर कोई कर्जे के रूप में है तो कर्जे की भी व्यवस्था इसके सेक्शंस में, जो इसके प्रेसिडेंट सेक्शंस हैं 85 के, उसमें सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे कब्जे में लेना है, उसको किस तरीके से कब्जे में लेना है। ऐसी प्रॉपर्टी डीएम के मार्फत कब्जे में ली जाती हैं और उसकी एक विधि बताई गई है कि उस पर कब्जा कर लें, उसको अपना झंडा गाड़ दें, अपनी बोर्ड गाड़ दें, तो ये कब्जे में ले ली गई है जी, इस पर कोई खेती पेड़ी नहीं करेगा, और ये प्रॉपर्टी आज से जो है मर्ज हो जाती है स्टेट के अंदर। ये सारी की सारी जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ हो जाता है, नियम है उनका। तो ये सारा का सारा बताएगी। उस पर रिसीवर भी नियुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, कोई पेरिसेबल चीज है तो आटा है, दाल है, या ऐसी है जिसका हमने कब्जा लिया, जैसे 400 कुंटल गेहूं है तो गेहूं बेकार हो जाएगा, तो उस गेहूं को भी कब्जे में लिया जा सकता है, उसको बेच के उसके पैसे इकट्ठे कर लिए जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन जो है हमें ये बताता है कि किस तरीके से कुर्की किए जाएंगे, कुर्की के क्या नियम होंगे। उसके बाद में ये सेक्शन फिर आगे बढ़ता है, इसी में चलो ये आपके लिए बता देता हूं, वकील के लिए। अगर आपको जैसी ये पता लग जाता है कि भाई तेरा सारा सामान कुड़क हो गया, तो अब प्रेशर पड़ेगा आप पे, तो आप 6 महीने के अंदर आके, मतलब 6 महीने का फिर भी टाइम दिया जा रहा है कि आओ अपनी आपत्तियां दाखिल कर दो उस कुड़की के खिलाफ। जो भी व्यक्ति जिसे भी आपत्ति करनी है 6 महीने के अंदर 87 सेक्शन के अंदर उस पर आकर उस कोर्ट में जिसने कुड़की का आदेश दिया उसमें, या सीजीएम साहब की कोर्ट में आके ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकता है।
इसी के अंदर फिर एक सेक्शन आता है 497 में। अगर आपको लगता है कि आप सारा का सारा मामला हो गया, मैं आपको इसमें जैसे जैसे भी कोई प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाती है, जैसे मान लो चोरी की प्रॉपर्टी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ऐसी है, जब से कोई भी चीज है प्रॉपर्टी में ली जाती है, तो इसका सेक्शन एक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन एक डिफेंस काउंसिल के द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ इसी जगह जब यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कब्जे में ले ली प्रॉपर्टी, वैसे तो उसके सारे के सारे प्रोविजंस कि वो प्रॉपर्टी कैसे छूटेगी, आपत्तियां लगेंगी, कुछ संपत्ति का वापिस हो जाएगी, और उसके लिए एप्लीकेशन लगा था, एप्लीकेशन अपील फॉर द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 88 भी आपको बताता है कि किस तरीके से अगर वो if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। तो सेक्शन 88 में भी एक ऑर्डर होता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को, कुल संपत्ति को किस तरीके से बचाया जा सकता है, और किस तरीके से जो प्रोक्लेम ऑफ अंडर की संपत्ति है उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है। एक सेक्शन आपका होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी जैसे किसी का स्कूटर कब्जे में ले लेती है पुलिस, कार ले लेती है, बस ले लेती है, तो उसके लिए एक एडवोकेट्स को पता होना चाहिए कि क्या प्रोविजंस है। उसको जरा प्रोविजन है सेक्शन 497। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो ट्रायल के अंदर आपके काम आएंगी सारी चीजें, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में भी काम आएंगी, और लेकिन ये सेक्शंस ऐसे रिलेवेंट हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, वो बहुत काम के हैं। ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। ये ऑर्डर इस तरीके के बीच में कराने पड़ते हैं, जैसे किसी का स्कूटर जब्त हो जाता है, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की कार जब्त हो जाती है, तो ऐसे ऑर्डर को कराने के लिए जो है सॉरी एक मिनट बस, तो अटैचमेंट आपको बता ही दिया गया है, तो उससे पहले जरा सा ये समझ लें आपको, तो उसी उसी जो है ये कुर्की होने के बाद में ही उसमें जो है उसे तो ऑफेंडर को तो प्रोक्लेम घोषित कर दिया जाता है, सेक्शन मतलब कि प्रोसीडिंग्स करने के बाद में 84 की प्रोसीडिंग से बाद उसका कर लिया था। 85 में उसकी संपत्ति को कर ली जाती है, और 85 में ही उसको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अटैचमेंट करने के बाद में उसको प्रोक्लेम कोड कर दिया जाता है। और 87 में उसकी ऑफेंडर की प्रॉपर्टी की जो ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं वो सेक्शन 87 में देख ली जाती हैं, और रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ करानी है तो 88 में, यदि वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ में आ जाता है, या जो पीरियड मजिस्ट्रेट साहब मुकर्रर करते हैं उसमें अगर आता है 6 महीने तक की उसकी वैलिडिटी है कम से कम। वो अच्छा, उसके बाद में कभी कभी अब थोड़ा सा मैटर दूसरा आ गया। मान लो किसी की स्कूटर मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा सीज कर ली जाती है, सड़क पे चलती है मोटरसाइकिल, एक्सीडेंट में गाड़ी सीज हो जाती है, या ऐसा कोई संपत्ति है जो चोरी की संपत्ति है, तो जिस भी प्रकार की संपत्ति है, तो चोरी की संपत्ति है, अगर मालिक कहता मेरी है तो मालिक को दे दी जाएगी, और चोर ये सिद्ध कर देता है चोर की संपत्ति है तो चोर को मिल जाएगी, वो मैटर अलग है। कोई एप्लीकेशन लगाई जाएगी, दोनों पार्टी को सुना जाएगा। जरा उसको सुन ले, सेक्शन है 497। Order for custody and disposal of property pending trial in certain cases, where any property is produced before any criminal court or magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial during any investigation, inquiry or trial, the court or the magistrate may
make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the investigation, inquiry, or trial, and if the property is subject to the speedy or natural decay, or if it is otherwise expedient to do, the court or the magistrate may, after recording such evidence as thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of. जो भी ऐसी संपत्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो ट्रायल के लिए जरूरी होती है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाई जाती है, मजिस्ट्रेट की नोटिस में आती है और कोई व्यक्ति उसका क्लेम करना चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसे रिलीज कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति सेक्शन 497 के अंदर एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगा सकता है। और मजिस्ट्रेट साहब को पावर है जांच करने के बाद, ये देखने के बाद, हु इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। द सेड प्रॉपर्टी will be released or ordered to be released in favor of such person who is registered owner of that property or have any proof to show that he is the real owner of the property। उसके फेवर में वो रिलीज कर दी जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल। ये हमें बताना आपको फर्ज था, क्योंकि ये सारी की सारी बातें ट्रायल से पहले की हैं और ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान की। और ये बाद में भी अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करता है तो इसके खिलाफ आप इसे चैलेंज कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो। सेशन कोर्ट भी आपको इसमें देख लेगी, लेकिन हमारा ये टॉपिक इस समय रिवीजन का नहीं है। लेकिन आपको ये बताता हूँ फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, यदि किसी आदमी की प्रॉपर्टी ऐसी कोर्ट नहीं छोड़ती है तो कोर्ट को उसमें रीजन देने पड़ेंगे और आप उसको सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हो, और सॉरी रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिवीजन किस केस में होता है और अपील किस केस में होती है। लेकिन इस समय नहीं बताऊंगा रिवीजन किस में होता है, अपील किस में होती है। ये एक बेसिक मुद्दा है, बड़ा लंबा टॉपिक है, वो आगे कभी बताऊंगा किसी और टॉपिक। इसके लिए अलग वो बनाऊंगा जिसमें अपील और रिवीजन ही बताऊंगा आपको। अब साहब ये जो ऑर्डर हो जाएगा तो ऑर्डर में गारंटी या सिक्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड या जैसा भी बॉन्ड जो कोर्ट उसे समझे, उसके आधार पर इस प्रॉपर्टी को आपके फेवर में अर्थात एप्लीकेंट के फेवर में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको कोर्ट अप्रोप्रिएट समझेगी, अर्थात जो उसे बिल्कुल सच्चा मालिक दिखेगा उसको रिलीज कर देगी ये प्रॉपर्टी। तो यहां हमने आपको बताया कि डिस्पोजल ऑफ द केस, डिस्पोजल रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, वो सिर्फ प्रोक्लेम्ड वाली नहीं है, ये वो है जो केस के दौरान में पुलिस कब्जे में लेती है। तो ये अब आपका हो गया। अब देखिए बचे हैं 7 मिनट। अब हमें पढ़ाना है पर्सनल बॉन्ड, सिक्योरिटी। चलो हम तो पर्सनल बॉन्ड समझा देते हैं, क्यों पढ़ते हैं, अभी 3-7 मिनट है, बेनिफिट लेते हैं। सेक्शन अगर आप किताब लेके बैठे हैं तो सेक्शन निकालिए 485। देखिए किसी भी व्यक्ति को कि जब जमानत ली जाती है तो एक तो उसे व्यक्तिगत मुचलके पे छोड़ा जाता है, या व्यक्तिगत मुचलका तो उससे लिया जाता है और उससे 2 जमानतियों की या 1 जमानती की रिक्वेस्ट भी ऑर्डर भी किया जाता है। उसकी कितनी रकम का श्योरिटी होगा वो 50,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी, लाख का, करोड़ का भी हो सकता है। ये कौन सी कितनी संपत्ति इन्वॉल्व है मैटर है। कई बार इससे भी रिलेट होता है और कभी-कभी जज साहब की मर्जी पर भी होता है, लेकिन ये मनमाना नहीं हो सकता। ये कि श्योरिटी कितने का होना चाहिए, ये मनमानी नहीं हो सकती है। तो यहां हम पढ़ते हैं सेक्शन 485। ये डील करता है गुरुजी, यहीं पर मैं आपको एक बात आऊंगा, जैसी किसी जज साहब के सामने एप्लीकेशन लगाती है
अगर जज साहब को लगता है कि भई ये मुलज़िम छूटने वाला है, मतलब इसकी बेल दी जा सकती है, तो कोर्ट एक बेल ऑर्डर कर देती है और बेल ऑर्डर पे ये लिख देती है कि भई इस व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पे और 50-50 हज़ार के 2 ज़मानती पर छोड़ा जाता है। तो वो व्यक्ति एक प्रोफ़ार्मा आता है पर्सनल बॉन्ड का 5 पैसे का, 10 पैसे का, पहले हमारे टाइम में तो 5 पैसे का आता था। अब 25 पैसे का आता होगा। वो प्रोफ़ार्मा भर के एक प्रोफ़ार्मा सिक्योरिटी बॉन्ड का होता है जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, क्या प्रॉपर्टी उसके नाम है, कौन संपत्ति उसके नाम है, उस संपत्ति की हाउस टैक्स की रसीद, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सैलरी स्लिप की कम रसीद या कोई ऐसा मालिकाना हक का सबूत, वो बॉन्ड बॉन्ड भर दिया जाता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है, फॉर्म होता है, उसके अंदर सारे पर्टिकुलर आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लगाने के बाद में ये लिख के भर दिया जाता है। अधिकतर पर्सनल बॉन्ड वगैरह ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड से मतलब होता है ज़मानती पत्र, ज़मानत पत्र। तो वो उसमें कोर्ट के लगा के सामने पेश कर दिया जाता है। कोर्ट ये देख लेती है कि भई ये जैसे कोर्ट ने 50,000 की ज़मानत दी है, तो कोर्ट के सामने जैसे आपने मोटरसाइकिल का कागज़ दिखाया, तो वो कोर्ट ये कह सकती है भई मोटरसाइकिल तो यार 50,000 की तो सारी आ रही है, पुरानी मोटरसाइकिल है तुम्हारी, कोई अच्छी सिक्योरिटी दो, तो कार की दे दो, मकान के कागज़ रख दो। तो कागज़ रखे नहीं जाते, बिल्कुल वो एक सिक्योरिटी वो होती है, उसमें बस आपकी गारंटी होती है, अगर मुलज़िम पेश नहीं होगा कोर्ट में, तो वो आपकी ज़ब्त कर ली जाएगी और वो ज़ब्त नहीं करती, उसका भी एक अलग प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर पर भी नहीं जाते। तो अभी हमारा सिक्योरिटी बॉन्ड तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड इस तरीके से भरा जाता है, उसके बाद में उसका एक परवाना बनता है, एक लेटर बनता है। वो परवाना बनने के बाद जेल चला जाता है। जेल में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है या जेलर साहब हैं, वो उसको देखते हैं और देखने के बाद उस मुलज़िम को रिलीज़ कर देते हैं और वो रिलीज़ को उसको भेज दिया जाता है। पर्सनल बॉन्ड भी एक प्रोफ़ार्मा है। ये जो किताब है सीआरपीसी, अगर आप इसमें उठा के देखेंगे, तो इसके अंदर आपको ये बॉन्ड के प्रोफ़ार्मे लास्ट के पेजों पे, ये जो लास्ट के पेजों पे आपको बॉन्ड के प्रोफ़ार्मे मिल जाएँगे कि बॉन्ड कैसा होता है। मैं अगर दिखाएँगे तो जैसे क्या दिखाऊँ मैं? मैंने एक्चुअली निशान नहीं लगाया इसका। अगर नहीं तो मैं आज ये निशान लगा के लास्ट में अभी जब बनाऊँगा, तो इन सब चीज़ों के परफ़ॉर्मे आपको इस पे भी दिखाऊँगा। इसे सारे परफ़ॉर्मे आज ढूँढ के इनके सारे परफ़ॉर्मे ये सारे शेड्यूल्ड इसकी एक शेड्यूल जो होती है वो लास्ट में होती है, वो सब दिखाऊँगा इसमें आपको। तो ये इस तरीके से भाई साहब ये जो है ज़मानती पत्र और पर्सनल बॉन्ड इसे मुचलका कहते हैं, पर्सनल बॉन्ड मुचलका। ये कोर्ट लेके किसी भी व्यक्ति को बेल पे छोड़ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ज़िक्र 485 में है। एक बार 485 सेक्शन आपको पढ़ देता हूँ। आप भी देखना। बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। तो बॉन्ड से मीन्स पर्सनल बॉन्ड से है और ए बेल बॉन्ड। A bond of such sum of money as the police officer or the court, as the case may be, think sufficient, shall be executed by such person, and when he is released on bond or bail bond by one or more sufficient sureties, condition that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to attend until otherwise directed by the police officer or the court as the case may be. बॉन्ड की क्या कंडीशन होंगी, क्या नहीं होंगी, वो सब इसमें लिखी जाएंगी और आपको वो उसके आधार पर करना पड़ेगा। तो टाइम हो गया साहब 29:29 का लेक्चर हो चुका है। यहीं पर आपको हम यहीं पर आपको विराम देते हैं और कल को आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जिन केसेस में 7 साल तक की सजा है, उनमें पुलिस को किसी भी व्यक्ति को जो आदतन अपराधी ना हो, अरेस्ट नहीं करना चाहिए।
बल्कि उसको 35(3) का नोटिस देना चाहिए। और उसके बाद में लिमिटेशन वगैरह के सेक्शन ढूँढे जाएँगे। चार्जशीट आपको पढ़ाई जाएगी 93 सेक्शन। और ये इन्वेस्टिगेशन का जो पोर्शन है, ये कल मैं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पोर्शन था, वो हमारा खत्म हो जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।